हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। और जैसा कि आप जानते हैं इस क्लास में हम करते हैं पॉलिटी। इस क्लास में हमने लास्ट क्लासेस में भाग 2 को कंप्लीट किया था, नागरिकता, और आज हम करने वाले हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 में दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं? भाग 3 में। और अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। ये क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ वर्णित हैं। तो कहाँ वर्णित हैं? भाग 3 में, अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक। ओके। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल अधिकार हमारे संविधान में किस देश से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से हमारे भारत के संविधान में मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट लिया गया है। क्या होते हैं हमारे मूल अधिकार? मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक देश अपने नागरिकों को प्रदान करता है, जो कि उनके जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये अधिकार किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं। ये अधिकार केवल व्यक्ति पर ही अप्लाई होंगे, ये किसी कंपनी या संस्था पर अप्लाई नहीं होंगे। ये केवल व्यक्ति को दिए गए अधिकार होते हैं। और ये अधिकार कैसे होते हैं? नैसर्गिक प्रकृति के होते हैं, नैसर्गिक होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। नैसर्गिक होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं, एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और ये जो अधिकार होते हैं हमसे कोई गवर्नमेंट नहीं छीन सकती, गवर्नमेंट नहीं छीन सकती, कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता। और ये अधिकार बहुत ही आवश्यक होते हैं, इसीलिए हम इनको मूल अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल अधिकार। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, मैग्ना कार्टा। हमारे संविधान में मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई है? तो हमारे संविधान में मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी मूल अधिकारों को दी गई है। क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्रिटेन में 1215 में वहाँ के जो सम्राट थे जॉन और कुछ जनप्रतिनिधि मंडल ने मिलकर एक समझौता किया और जनता को कुछ अधिकार प्रदान किए, यानी कि उनको कुछ मूल अधिकार दिए। तो उन्हीं को महाधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। वहाँ एक सम्राट थे, सम्राट जॉन, जनप्रतिनिधि, कुछ जनप्रतिनिधि, उन्होंने मिलकर जनता को फंडामेंटल राइट्स देने पर कुछ स्वीकृति दी। इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया। यही जो फंडामेंटल राइट्स थे इन्हीं को महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया। तो मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए से। लेकिन मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ओके। अब हम बात कर लेते हैं मूल अधिकारों के बारे में। 1789 यानी कि 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसमें लुई 16वां जो था वहाँ का सम्राट, उसे फांसी की सज़ा दी गई थी। बिकॉज ऑफ उसने क्या किया था? जनता के जो मूल अधिकार होते हैं उनका हनन किया था, उनका उल्लंघन किया था, उनसे वो छीन लिए थे। और जब ऐसा होता है तो जनता आक्रोशित होती है और फिर क्या होता है? क्रांति होती है, कुछ बड़ा होता है। तो ऐसे ही लुई 16वें को क्या है, इसी दौरान फांसी दी गई थी और जनता आज़ाद हो पाई उससे। अब बात कर लेते हैं हमारे भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स की मांग कैसे कैसे कब कब उठी थी। तो 1895 में सबसे पहले स्वराज विधेयक पारित किया गया था। वहाँ से हमारे भारत में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों की मांग उठी थी। उसके बाद 1917 से लेकर 1919 के बीच कांग्रेस के मंच से पहली बार फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी। इसके बाद देखेंगे हम तो 1925 में जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पारित किया था। ये भी बिल किस लिए पारित किया गया था? तो फंडामेंटल राइट्स के लिए पारित किया गया था। उसके बाद 1928 में एक नेहरू प्रस्ताव लाया गया जो मोतीलाल नेहरू लेकर आए थे, वो भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही था।
उसके बाद 1931 में जो INC थी हमारी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें उसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था उस टाइम। तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने फंडामेंटल राइट्स पर एक प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद 1945 में सप्रू कमेटी बनाई गई। सप्रू कमेटी के आधार पर ही फंडामेंटल राइट्स के लिए संविधान सभा में कुछ समितियां और उप समितियां बनाई गई। तो वो कौन सी समितियां थी, कौन सी उप समितियां थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, वो इम्पोर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स पर संविधान सभा में समिति बनाई गई थी। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। और एक उप समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। उप समिति, और इस उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। दोनों ही क्वेश्चंस को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। और उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। तो अब हम देख लेते हैं हमारे जो मूल अधिकार हैं उनकी प्रकृति कैसी है, वो किस तरह के हैं, मूल अधिकारों की विशेषताएं। हमारे संविधान में जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं उनको विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। पहली विशेषता क्या है उनकी? उनको विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। विशेष संरक्षण मतलब उन्हें कोई ख़त्म ना कर सके, जिससे कोई व्यक्ति हमसे ना छीन सके, गवर्नमेंट हमसे ना छीन सके, इसीलिए उसको संरक्षण प्रदान किया गया है। तो संरक्षण कैसे प्रदान किया गया है? जब भी आपके मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन करता है, कोई आपसे छीनने की कोशिश करता है, तो आप क्या कर सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हमारे जो मूल अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए, जब भी हमारे जो मूल अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट काम करता है। इसके लिए आपको कोई स्टेप फॉलो नहीं करना पड़ेगा। जब भी आपके मूल अधिकारों का कोई हनन करता है, आपकी स्वतंत्रता छीनता है, आपकी घूमने की आज़ादी, आपकी बोलने की आज़ादी, इस सब चीज़ों पे, मूल अधिकारों पे कोई हनन करता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बिना कोई स्टेप फॉलो किए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पहले निचली कोर्ट में जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, नहीं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप चाहें तो नीचे कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन आपको अधिकार प्राप्त है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो हमारी जो संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं उनको संरक्षित कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, उनका संरक्षक है। जब भी आपसे संरक्षक पूछा जाएगा, मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट संरक्षण किस तरह होता है कि जब भी हमें इसमें कोई संशोधन करना होता है तो हमें इसमें एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संशोधन के लिए विशेष बहुमत जब भी हम अपने मूल अधिकारों में कोई संशोधन करना चाहे, संसद जब भी कोई मूल अधिकारों में संशोधन करना चाहती है तो उसे विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। साधारण विधेयक से काम नहीं चलता है, तभी मूल अधिकारों में कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो ये विशेष संरक्षण है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत क्या होता है? हमें 2/3 वोट चाहिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, और किस तरह से संरक्षण दिया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स केवल आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसी के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं केवल राष्ट्रीय जो आपातकाल होता है उसी दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। यहाँ पर मूल अधिकारों के बारे में एक बात और समझ लेंगे कि हमारे जो मूल अधिकार हैं उन्हें हम केवल निलंबित कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। ये केवल निलंबित किए जा सकते हैं। और निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति।
केवल राष्ट्रपति इन मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद दूसरी विशेषता इनकी ये होती है कि हमारे जो मूल अधिकार हैं उन्हें कैसी प्रकृति का कहा जाता है, वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हमारे जो मूल अधिकार हैं वो उनकी प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है। नकारात्मक है मतलब उसमें जो वाक्य प्रयोग किए गए हैं वो सब नहीं वाले आपको मिलेंगे, ज़्यादातर मुख्यतः उसमें नहीं जुड़ा है, मतलब नकारात्मक है वो सारे वाक्य। इसीलिए कहा गया है कि मूल अधिकार कैसी प्रकृति के हैं, नकारात्मक प्रकृति के हैं। मूल अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं। ओके, मूल अधिकारों की तीसरी विशेषता क्या है कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं। हम इन पर वाद विवाद मतलब तर्क कुतर्क जो होता है हम कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो इस पर मूल अधिकार वाद योग्य हैं। और प्रवर्तनीय हैं। वाद योग्य है मतलब हम इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या हाई कोर्ट में जा सकते हैं और इन पर वाद विवाद विचार कर सकते हैं। प्रवर्तनीय है मतलब ये ऐसे अधिकार होते हैं कि अगर इनका कोई उल्लंघन करता है, कोई इनको छीनता है आपसे, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी रक्षा करेगा और आपको मूल अधिकार प्रदान कराएगा। ये प्रवर्तनीय कराएगा मतलब इनको लागू कराएगा। प्रवर्तनीय का मतलब लागू कराएगा, ये ज़बरदस्ती लागू कराए जाएंगे। अगर आपसे कोई छीनता है तो आप अपील करिए, सुप्रीम कोर्ट खुद से लागू कराएगा इन्हें। तो ऐसे अधिकारों को क्या कहेंगे, प्रवर्तनीय हैं। तो आपने तीन विशेषताएं देख ली मूल अधिकारों की, इनको विशेष संरक्षण दिया गया है और ये मूल अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं। तीसरा आपने देखा कि ये वाद योग्य हैं और प्रवर्तनीय हैं। तो मूल अधिकार वाद योग्य हैं और प्रवर्तनीय हैं, न्यायालय द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा प्रवर्तनीय। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे जो मूल अधिकार हैं वो निरपेक्ष नहीं हैं, असीमित नहीं हैं, यानी कि सीमित हैं। उतने अधिकार नहीं दिए गए हैं कि आप दूसरे के अधिकारों का हनन करने लग जाएं। आपको इतनी स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि आप किसी और की स्वतंत्रता में बाधक बनने लग जाएं। फंडामेंटल राइट आपको वहीं तक स्वीकृति प्रदान करते हैं जहां तक किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं होता। तो ये आपने देख ली मूल अधिकारों की विशेषताएं। अब हम शुरू करते हैं हमारे मूल अधिकार जो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 12 में क्या दिया गया है और उसके बाद के सारे आर्टिकल में क्या दिया गया है हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले संविधान का ये आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 में हमें राज्य की परिभाषा दी गई। आर्टिकल नंबर 12 में हमें राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें बताया गया है कि राज्य में क्या क्या आता है। राज्य में क्या क्या आएगा वो हम समझ लेते हैं। एक राज्य में क्या क्या आएगा। यहाँ राज्य से मतलब देश से नहीं है, समझ लीजिए। हमारे संविधान में जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अलग अलग जगह अलग अलग मतलब है, इसलिए समझ लेंगे। यहाँ पे कोई राज्य से मतलब यूपी बिहार ये सारे राज्य भी नहीं है और ना ही देश से मतलब है। यहाँ बताया गया है राज्य से क्या क्या मतलब है, तो देख लेते हैं। राज्य से मतलब है केंद्र सरकार या संसद, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा आ जाते हैं इसमें स्थानीय निकाय, या लोकल अथॉरिटी, और नेक्स्ट है इसमें स्थानीय प्रतिनिधि। स्थानीय प्रतिनिधि में क्या आएगा, स्थानीय प्रतिनिधि में ऐसे प्रतिनिधि आएंगे, ऐसी लोकल बॉडीज आएंगी जिनको विधिक अधिकार प्राप्त है, जिनको कोई विधिक अधिकार प्राप्त है। कैसा विधिक अधिकार। तो राज्य में क्या क्या आएगा, केंद्र सरकार आएगी हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, संसद आ जाएगी,
उसके बाद राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें भी विधानसभा हमारी विधानमंडल जो है पूरा आ जाएगा। इसके बाद लोकल अथॉरिटी जो है हमारी वो आ जाएंगी। इसके बाद इस लोकल बॉडी यानी कि स्थानीय प्रतिनिधि जो होते हैं जिनको कोई विधिक शक्ति प्राप्त होती है, तो ये सब हमारे राज्य में आते हैं। तो ये राज्य की परिभाषा हमें दी गई है आर्टिकल नंबर 12 में। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 13 में बताया गया है कि हमारे मूल अधिकार जो हैं किस स्थिति में शून्य किए जा सकते हैं। तो हमारे मूल अधिकार ऐसी विधियां जो FR यानी कि फंडामेंटल राइट्स के असंगत हों, शून्य हो जाती हैं। ऐसी विधियां, ऐसे नियम, ऐसे कानून जो फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर रहे हों या उसको प्रभावित कर रहे हों, तो वो स्वतः ही शून्य हो जाते हैं। कि कौन कौन से अधिकार किस परिस्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो वो फंडामेंटल राइट्स को जब प्रभावित कर रहे होंगे तो उन्हें निलंबित किया जा सकता है। हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 35 तक। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 35 तक क्या क्या दिया गया है ये देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और एक देश अपने नागरिकों को प्रदान करता है। मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। उसके बाद हमने देखा हमारे मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं। तो हमारे मूल अधिकारों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। संरक्षण इसका कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और जब भी इसमें कोई संशोधन किया जाता है तो ये साधारण बहुमत से नहीं पॉसिबल है, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि 2/3 बहुमत इसमें आवश्यक होता है। और दूसरा हमने पढ़ा था ये नकारात्मक प्रकृति के हैं, ये वाद योग्य हैं, प्रवर्तनीय हैं, ये सारी विशेषताएं हमने इसकी देखी थी। और उसके बाद हमने देखा आर्टिकल नंबर 12 और 13 में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा, और आर्टिकल नंबर 13 हमारे अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के असंगत होंगे, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स को जो भी विधि कानून प्रभावित कर रहे हैं वो सब शून्य हो जाते हैं। आगे हम आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 35 तक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेन योर ब्रेन।